हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है आपका साइंस का होने वाला है। इसके पहले जो है हम लोग मैथ के सेशन को देख चुके हैं और आई होप आप उस मैथ के प्रैक्टिस सेट को काफ़ी अच्छी तरह किए होंगे और सारे क्वेश्चन को वन बाई वन करके नोट किए होंगे। और यहाँ तक कि जो है हम पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उस पर टीवीएल कोचिंग आप सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च हो जाएगा, वो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो है हम उसमें जो भी पीडीएफ डाले हुए हैं उसको आप खोल के देखिएगा तो उन सारे क्वेश्चन के जो है वहाँ पे आपका आंसर और पूरा सोल्यूशन के साथ आपको दिखेगा, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। यानी कि पहले आप वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को देखने के बाद समझ लीजिए सारे क्वेश्चन को, उसके बाद जो वहाँ से आप पीडीएफ से वन बाई वन करके पूरे विस्तार से नोट कर लीजिए। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें जो है हम लोग साइंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसमें साइंस के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक विनर में रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज की इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है। हमारे आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपका बायोलॉजी से बिलोंग करता है माय डियर। बायोलॉजी से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर मतलब विज्ञान का मतलब क्या, साइंस का मतलब क्या, साइंस पार्ट का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, यानी कि आपसे तीनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप तीनों को की तैयारी कर रहे होंगे, तीनों को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो यकृत, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं, वो आपका सबसे बड़ा आकार होता है मानव शरीर का। ठीक है, तो यहाँ पे यकृत विल भी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसको आप किडनी भी बोल सकते हैं। किडनी तो याद रहता है लेकिन इसका हिंदी मीनिंग यकृत नहीं याद होता है, तो इसलिए आप यकृत याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में देगा तो यकृत ही देगा, किडनी नहीं देगा, क्योंकि किडनी सबको याद होता है। ठीक है, तो मानव शरीर के में सबसे बड़ा आकार यानी कि सबसे बड़ा साइज में जो है क्या होता है, यकृत होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना माय डियर किसका उदाहरण है, तो आप यदि पढ़े होंगे 10th क्लास में तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो को पढ़े होंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन में माय डियर होता है कि जो भी परिवर्तन हो गया अब उस परिवर्तन होने के बाद जो है अब उसको पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। यानी कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी पदार्थ जो है अवस्था परिवर्तन करके दूसरे जो है अवस्था में चली गई है, तो यदि वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है तो वो आपके भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। क्या होता है माय डियर, भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। और यदि वो पूर्व अवस्था में नहीं आती है तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। क्या होता है डिफरेंट माय डियर, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में होता है कि वो जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब चली जाती है तो पुनः जो है वो दूसरी अवस्था ऐसे पहली अवस्था में नहीं कि पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वो दूसरी अवस्था में जाने के बाद फिर से पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूध से दही जमना। यदि दूध से दही जम गया, दूध पहला अवस्था है पदार्थ का, दूध पहला अवस्था हो गया, अब ये दूध से दही जम गया था, ये दूसरा अवस्था हो गया, दूसरी अवस्था में ढल गया, दही में ढल गया, तो क्या अब दही दूध में जम सकता है, या फिर दूध या फिर वो दही जो था वो फिर दूध में जो है बन सकता है, या फिर दूध में वो चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो माय डियर ये जो है आपके रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही जमना आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब यहीं पे आप ले लीजिए लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो लोहा में जंग लगना आप देखेंगे तो लोहा जब रहता है इसी तरह स्वतंत्र अवस्था में तो वो जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होने के बाद जो है वो उसमें जंग लग जाते हैं, भूरे भूरे रंग के जंग लग जाते हैं। तो जब जंग लग जाता है तो क्या वो फिर से पूर्व अवस्था में आ सकता है, कितना हम कुछ करेंगे उसको, कितना झाड़ेंगे फूकेंगे तो वो तो
पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। तो लोहा में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है, ठीक है। अब बात करेंगे कि बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ जो है पिघल कर पानी के रूप में आ गया, ठीक है, पानी के रूप में आ गया। अब आप चाहेंगे तो उस पानी को बर्फ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, परिवर्तित कर सकते हैं। यदि आप उसको जमाइएगा तो फिर से वो बर्फ के रूप में, गलाइएगा तो फिर से पानी के रूप में, जमाइएगा बर्फ, गलाइएगा पानी, गलाइएगा पानी, जमाइएगा बर्फ। तो यानी कि ये अपना अवस्था परिवर्तित कर सकता है और फिर पूर्व अवस्था में आ सकता है। तो ये जो परिवर्तन हो गया, बर्फ का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। तो अभी हमने आपको बताया कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो माय डियर यहाँ पे भौतिक परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। तो आपको यदि सारे ऑप्शन पढ़िएगा तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बर्फ का पिघलना। तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वो बर्फ जो है पानी की अवस्था में आकर पुनः फिर से बर्फ की अवस्था में आ सकती है, अर्थात वो अपनी अवस्था चेंज करने के बावजूद भी फिर से अपनी अवस्था में आ सकती है। तो वो आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर यदि फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पदार्थ का डैश पदार्थ का वो सबसे छोटा गुण, सबसे छोटा कण, सॉरी डैश पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो माय डियर यदि आप 9th क्लास में होंगे तो 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, अणु और परमाणु का डिफिनेशन पढ़ा था माय डियर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो अणु और परमाणु का डिफिनेशन हम लोग कैसे डिफाइन किए थे। अणु के लिए क्या बोले थे, अणु जो वैसे सूक्ष्म कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहने के बावजूद भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आपके अणु ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अणु वैसे सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में रहते हैं और साथ ही साथ स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि रसायनज्ञ अर्थात रसायन के विज्ञान जो होते वैज्ञानिक जो होते हैं के लिए गणना की इकाई क्या है। यानी कि रसायनज्ञों के लिए गणना की इकाई क्या होती है। वो मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसको मापने या उसको गणना करने के लिए किस इकाई का जो है इस्तेमाल करते हैं या फिर किस इकाई का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो माय डियर मोल जो है आपका करेंट आंसर हो जाएगा। यानी कि केमिस्ट्री में जो है आपको मोल के बारे में पढ़ना है और वो मोल जो है उसी मोल द्वारा जो है रसायनज्ञ जो भी वैज्ञानिक होते हैं रसायन के, वो सारे वैज्ञानिक जो है अणु परमाणु वगैरह जो होते हैं उन सबको मोल में ही जो है मापते हैं, गणना करते हैं। इसलिए यहाँ पे इकाई के रूप में क्या होगा, मोल। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, मोल जो है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो माय डियर 6th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो माय डियर ठंडी के दिन में आप देखे होंगे कि एक कबूतर जो है, एगो कबूतर बड़ा महंग भाव में बेचाता है, भाव बहुत महंगा बेचाता है। एक कबूतर का दाम जो है लगभग 500-600 रुपया हो जाता है, वो भी 100-150 ग्राम 200 ग्राम के कबूतर का। क्यों? क्योंकि ठंडी के दिन में जो है एक डॉक्टर भी बोलता है कि कबूतर खाइए, गर्मी आपको महसूस होगी, आप गर्म रहिएगा। अर्थात सबसे अधिक गर्म खून ब्लड जो होता है वो आपका कबूतर का होता है। क्या होता है माय डियर, कबूतर का। इसलिए आपको ठंडी के दिनों में क्या कहा जाता है कि कबूतर खाइए, आप गर्म रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है कबूतर विल भी करेक्ट आंसर होगा। सबसे गर्म खून किस जंतु का होता है, तो वो आपका कबूतर का। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो माय डियर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो शुद्ध पदार्थ के लिए आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ है, आपको ऑप्शन दे रखा हुआ है, एक दे रखा हुआ है चीनी का घोल, ए नंबर दे रखा हुआ है चीनी का घोल, घोल। बी नंबर में दे रखा हुआ है आपका मीथेन, सी नंबर में दे रखा हुआ है आपका माय डियर क्या, दूध, मिल्क। और डी नंबर में दे रखा हुआ है वायु,
तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें शुद्ध पदार्थ है, ये आप माय डियर आप हमको बताइए। तो शुद्ध पदार्थ आपसे पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है, कभी भी आपसे किसी भी पदार्थ में कंपेयर करने के लिए बोलेगा और बोलेगा कि आप इसमें बताइए कि शुद्ध पदार्थ जो है कौन सा है, तो शुद्ध पदार्थ जो है आपको यदि कंपेयर करना है शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो डायरेक्ट उसके फॉर्मूला पे जाइएगा, उनके आणविक सूत्र पे जाइएगा। यदि जिसका आणविक सूत्र होगा वो आपका शुद्ध होगा और जिसका आणविक सूत्र नहीं होगा वो आपका अशुद्ध पदार्थ होगा। ये आपको याद रखना है, जिसका आणविक सूत्र होगा वो शुद्ध होगा पदार्थ और जिसका आणविक सूत्र नहीं रहेगा वो अशुद्ध होगा। वायु का कोई आणविक सूत्र होता है? नहीं होता है। दूध का कोई आणविक सूत्र होता है? नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। चीनी का घोल का आणविक सूत्र होता है? नहीं होता है। लेकिन चीनी का सामान्य एक फॉर्मूला होता है, चीनी का सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये तो आपका ग्लूकोज का ना होता है माय डियर, ये ग्लूकोज का होता है, सॉरी। यहाँ पे चीनी का क्या होता है? 11 C11H22O12। ये आपका चीनी का होता है। क्या होता है माय डियर? चीनी का होता है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज का हो गया, ग्लूकोज का, और ये आपका चीनी का हो गया। लेकिन यहाँ पे चीनी का घोल का पूछ रहा है तो इसलिए चीनी का घोल का भी कोई आणविक सूत्र वगैरह नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा मीथेन, तो मीथेन का आणविक सूत्र होता है क्या? CH4। तो यहाँ पे इसका जो है मिल गया आपका आणविक सूत्र, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। कोई मारेगा क्या, आंखें मुंह कहेगा कि अरे यार दूध बड़ा शुद्ध पदार्थ होता है इसलिए जो है शिव जी को चढ़ाया जाता है, पूजा वूजा में काम बताया, तो वो मतलब वो तो आपके सांस्कृतिक दृष्टि से हो गया, वो भी सही है, सांस्कृतिक दृष्टि से वो भी सही है, शुद्ध है। लेकिन यहाँ पे आप जब आप विज्ञान पढ़िएगा, आप विज्ञान की दुनिया में आप आइएगा तो आपका शुद्ध पदार्थ वही होता है जिसका आणविक सूत्र होता है। तो आणविक सूत्र मीथेन का है, इसलिए आपका मीथेन भी करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध पदार्थ के रूप में क्या आएगा? यहाँ पे मीथेन आएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक हम कल भी चर्चा किए थे। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, पूरा बुलबुली छोड़ने लगता है, तो वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपका सेल्सियस में पूछा है तो 100 डिग्री होगा। अगर केल्विन में पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 100 आप प्लस में 273 ऐड कर देंगे तो आपका 273 केल्विन 373 डिग्री केल्विन आपका हो जाएगा। तो केल्विन में पूछेगा तो 373, और सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे सेल्सियस में ही चूंकि दे रखा हुआ है इसलिए आपका 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा इसकी। तो 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस रंग की तरंग जो है सबसे कम होती है? सबसे कम तरंग किस रंग की होती है? तो माय डियर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग एक जो है आकृति के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एक आकृति के द्वारा प्रयास करेंगे समझने का। ये आपका एक प्रिज्म हो जाता है और यहाँ से जब आप श्वेत रंग को जो है इस पे क्या करते हैं, आपतित कराते हैं, तो ये क्या होता है? अपवर्तित हो गया, सॉरी यहाँ पे अपवर्तन के कारण ये 7 रंगों में विभक्त होता है। क्या होता है माय डियर? 7 रंगों में 4, 5, 6 और ये 7 रंग में जो है विभक्त हो जाता है। और ये हो जाता है बैगनी हो जाता है सबसे नीचा, लाल हो जाता है सबसे ऊपर, जामुनी हो जाता है, यहाँ पे जामुनी होता है, यहाँ पे नीला हो जाता है, यहाँ पे हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, यहाँ पे नारंगी हो जाता है। क्या होता है माय डियर? नारंगी, नारंगी। ठीक है, नारंगी इस तरह होता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? विर्गियोर, VIVGYOR इस तरह भी लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं इसको याद रखने के लिए बैजानी पीनाला, बैजानी या पीनाला इस तरह भी लिखते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, तो ये आपका सीरीज जो है रंगों का ये आपको याद रहेगा। तो इस प्रकार भी लिखिएगा तो आपको याद रहेगा, या फिर इस तरह याद कर सकते हैं, या फिर इसका इंग्लिश नेम से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचा जो होता है बैगनी और सबसे ऊपर जो होता है लाल रंग होता है। तो यदि आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक तरंग किसका होगा, तो सबसे अधिक तरंग जो है आपका लाल रंग का होता है। इसलिए आप देखिएगा कि
कभी भी जो है ट्रैफिक वगैरह रोकने के लिए आपको रेड लाइट जलाई जाती है। रेड लाइट क्यों जलाई जाती है? क्योंकि वो उसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उसका तरंग की जो है गुणवत्ता सबसे अधिक होती है और वो सबसे दूर तक जो है दिखाई दे सकता है। इसलिए आप उस लाल बत्ती को जलाते हैं जिससे दूर के व्यक्ति जो भी है वो भी उस लाल बत्ती को देखकर रुक जाए। यानी कुहा वगैरह यानी कोहरा का मौसम जो होता है अभी जो है अब आने ही वाला है, तो वो उसमें भी जो है वो लाल बत्ती जब बढ़ती है तो आदमी को दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है इसी कारण, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वो आपका बैगनी रंग का होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि कोई भी दुर्घटना वाला जो है बात होती है तो उसमें बैगनी रंग का कोई भी यूज वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इसका सबसे अधिक जो है कम तरंग दैर्ध्य है, क्योंकि ये जो है अधिक दूर तक दिखाई नहीं दे सकता है। अगर अधिक दूर तक नहीं दिखाई देगा तो कैसे आदमी देखेगा या फिर कुछ भी जानकारी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे बैगनी रंग का कोई भी यूज नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यही आपसे पूछ रहा है कि सबसे जो है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैगनी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो बोल रहा है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब, माय डियर, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है, पूछ रहा है, यानी किस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, सबसे अधिक होता है या फिर कम होता है, उच्च होता है या निम्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो शून्य तो लिखा है, बी नंबर ऑप्शन दे रखा हुआ है कम, और 3 नंबर ऑप्शन सी नंबर बोल रहा है अनंत, और डी नंबर बोल रहा है ऊंचे। तो संपीड़न का मतलब क्या होता है? संपीड़न का मतलब क्या कि गैसों का सबसे अधिक संगठन, यानी कि सबसे अधिक सघन माध्यम जो गैसों का होता है वो आपका संपीड़न कहलाता है। जब भी हम देखते हैं सिरिंज यदि आप ले लेते हैं, सुई जिसे हम लोग शरीर वगैरह में लेते हैं, सुई जो भी बीमारी वगैरह होता है तो उसके लिए हम सिरिंज लेते हैं, तो वो जो है सुई, उसमें यदि आप उस सुई के बाहर वाले हिस्से को जिससे आपका पदार्थ वगैरह या फिर जो भी दवा मेडिसिन वगैरह होता है वो आपके शरीर में जाता है, उसको आप ऐसे रोक दीजिएगा और ऐसे पूरा दाबिएगा, तो देखिएगा पूरा दाबिएगा तो उसका अंदर का हवा पूरा ऐसे मतलब संघनित हो जाता है। उसके एक ऐसा समय आता है उस समय पर जो है और अधिक वो दबा नहीं पाता है, यानी कि संपीड़ित नहीं हो पाता है, तो वही होता है संपीड़न। यानी कि वहाँ पे जो है गैसों का संघनन जो है सबसे अधिक हो गया, तो वो आपका संपीड़न हुआ। तो संपीड़न कहाँ हुआ? जहाँ सबसे अधिक दाब हुआ, सबसे अधिक दबाए तभी तो संपीड़न की घटना घटी ना। सबसे अधिक वहाँ पे सिरिंज को ऐसे दाबे तभी तो संपीड़न की जो है घटना घटी, और उसके बाद जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे यही सिरिंज से मान लीजिए, इसको यहाँ ऐसे ऐसे सही ना दबाते हैं, तो ऐसे दबाते हैं तो इधर से मेडिसिन वगैरह निकलता है, तो इसको ऐसे दाब दीजिए, सिरिंज ले लीजिएगा, ऐसे दाब दीजिएगा और इस सिरिंज को ऐसे दाबिएगा, तो एक ऐसा समय आएगा उसके आगे वो सिरिंज बढ़वे नहीं करेगा। तो वहाँ पे जो वायु रहता है उसमें क्या होता है, सघनता सबसे अधिक हो जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि वो और अधिक नहीं दबा पाता है, अर्थात उस पर और अधिक दाब नहीं लग पाता है, तो वही आपका संपीड़न कहलाता है। और वो संपीड़न कैसे आया? दाब से आया, और कैसे दाब के कारण? उच्च दाब के कारण सबसे अधिक प्रेशर लगा है तभी तो वो आया। तो यहाँ पे उच्च दाब, ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उच्च दाब जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप ये 10th नंबर क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो ये था आज का इस सेशन का साइंस का टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इससे से अधिक कॉन्सेप्ट आप हासिल किए होंगे। तो आज का ये सेशन यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।